नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बिहार के जमुई से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बिहार में हुए पहले चरण के मतदान के बारे में बताएंगे, जिसमें विधानसभा की 121 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई है। देखिए, चारों तरफ चर्चा यही है कि अगर वोटिंग परसेंटेज इतना बड़ा है, बम्पर वोटिंग हुई है, तो फायदा किसको मिल रहा है। हम बताएंगे आपको, हमारे सहयोगियों के पास भी चलेंगे और वो आपको बताएंगे लाइव कि आखिर इस वोटिंग के इंक्रीज का मतलब ज्यादा वोटिंग होने का, महिलाओं का बढ़ चढ़कर वोटिंग करने का फायदा किसको मिलता हुआ उनकी नजर में दिखाई दे रहा है। पहले चरण में बिहार में बम्पर वोटिंग हुई और लोगों में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। इस चुनाव में पोलिंग बूथ पर महिलाओं की जबरदस्त भीड़ नजर आई, इसलिए ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि इन महिलाओं ने किसका खेल बनाया और किसका खेल बिगाड़ा। हम आपको ये भी बताएंगे कि आज पोलिंग बूथ पर किसका माहौल नजर आया। इसके बाद आपको भारत की विश्व चैंपियन महिला क्रिकेट टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। आज पूरे देश में इस चर्चा की खूब हो रही है बात कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये हल्के फुल्के मूड में कभी प्रेरणादायक कहानियां, कभी किसको क्या पसंद है, कभी किसने बॉल पकड़ते समय मुस्कुराया क्यों, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की और खूब सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो देश के खिलाड़ियों का उत्साह, उनका मनोबल बढ़ाने में हमेशा आगे रहते हैं। और आज हम आपको हमारी महिला खिलाड़ियों के वो दिलचस्प सवाल भी दिखाएंगे जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे और जिनके जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिलचस्प अंदाज में दिए हैं। इसके बाद आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग के बारे में बताएंगे, जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी खराब हो चुकी हैं। बार बार गैर जरूरी बयानबाजी ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की छवि खराब कर दी और लोग उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे। वो कब क्या बोल दे इसका शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं है। इसकी वजह से उनकी लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है और अब ये अप्रूवल रेटिंग 37% पर पहुंच गई है लुढ़क कर। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं ब्रिटेन के बोनफायर नाइट सेलिब्रेशन के बारे में बताऊंगी, जिसमें प्रवाही गिरोहों ने कई शहरों में जमकर अराजकता फैलाई। नकाबपोश उपद्रवियों ने पुलिस पर और कई वाहनों पर पटाखे फेंके। इसके बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। बिहार ने रिकॉर्ड बना दिया। इस वोटिंग से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि ये एक साइलेंट चुनाव नहीं है। लोग इन चुनाव को लेकर उत्साहित दिखे हैं और बहुत हद तक संभव है कि या तो आम लोग नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार को बरकरार रखने के लिए बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे, या उन्होंने सरकार बदलने के लिए इस बार बम्पर वोटिंग की है। इसकी गुंजाइश बहुत कम है कि लोगों में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन रही हो। आज शाम 7:30 बजे तक बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर सोचिए 64.46%। पिछली बार वोटिंग 55% के आसपास थी। 64.46% मतदान हुआ है, यानी लगभग 65%। ये मतदान प्रतिशत पिछली बार से लगभग 8.7% ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि कुछ मतदान केंद्रों पर अब भी वोटिंग समाप्त नहीं हुई है और इन मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान को ऐतिहासिक बताया है और ये कहा है कि इससे पहले इन 121 सीटों पर कभी भी इतना मतदान हुआ ही नहीं था। पिछले चुनाव में इन 121 सीटों पर 55.8 यानी लगभग 56% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा लगभग 65% पर पहुंच गया है। अब सब अटकलें लगाने में जुट गए हैं इस पर। अब भी ये अंतिम आंकड़े नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 121 सीटों में से 102 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत पिछली बार से बढ़ा है। इनमें भी 28 सीटें ऐसी रही हैं जहां पिछले चुनाव के मुकाबले 8% ज्यादा मतदान हुआ है। इनमें कल्याणपुर, मोहिउद्दीन नगर, पारू, बनियापुर, बेगूसराय जैसी सीटें प्रमुख है। इसके अलावा पिछले चुनाव में एनडीए जिन 59 सीटों पर जीता था, उनमें 14 सीटों पर पिछली बार के मुकाबले 8% से ज्यादा मतदान हुआ है, जबकि 24 सीटें ऐसी हैं जिन पर 4 से 8% ज्यादा वोटिंग हुई है। दूसरी तरफ महागठबंधन के नजरिए से देखिए, जिन 61 सीटों पर चुनाव जीता था, उनमें भी 14 सीटों पर 8% से ज्यादा है
और 24 सीटों पर 4 से 8% पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है। यह आपको यह भी देखना चाहिए कि जिन 5 सीटों पर पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, वहां का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है। जैसे मीनापुर सीट, जिस पर पूरे बिहार में सबसे ज्यादा 73.3% 73.3% वोट डाले गए। और ये मतदान आप सोचिए एवरेज से कितना ऊपर है, 65 के आसपास एवरेज है, उससे भी लगभग 8% आगे 73.3% वोट डाले गए। और ये मतदान प्रतिशत पिछली बार से 8% ज्यादा है। 2020 में यहां आरजेडी की जीत मिली थी। इसके बाद कल्याणपुर सीट पर 71.6% मतदान हुआ, जो पिछली बार से 13.7% ज्यादा है। यहां पहले जेडीयू को जीत मिली थी। इसी तरह पारू सीट पर देखिए 71.1% 71% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से 11% ज्यादा है 10.9%। और पहले यहां बीजेपी जीती थी। इसके बाद सराय रंजन सीट पर 70.2% मतदान हुआ। यहां पहले के मुकाबले 9.3% ज्यादा वोटिंग हुई और पहले यहां जेडीयू की जीत हुई थी। और 5वें नंबर पर है समस्तीपुर सीट पर सबसे ज्यादा 69.9% मतदान हुआ है, लगभग 70%, जो पिछली बार से लगभग 10.5% ज्यादा है। और यहां पहले आरजेडी को जीत मिली थी। सोचिए, जिन 5 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, उनमें 3 सीटें तो वो हैं जिन पर पहले एनडीए जीता था और बाकी 2 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली। इस तरह जिन सीटों पर इस बार सबसे कम मतदान हुआ है, वो भी जरा देखते हैं। दीघा, कुम्हरार, बांकीपुर, आरा, अज्ञाव सीट, इन सब पर कम वोटिंग हुई है पिछली बार के मुकाबले। और पिछली बार कम मतदान वाली इन 5 सीटों में 4 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन को जीत मिली थी। अब उन सीटों को भी देखिए जिन पर सबकी निगाहें हैं। इनमें पहली सीट है राघोपुर, जहां महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 64.01% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव से 6% ज्यादा है। दूसरी सीट महुआ की, जहां तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 54.9% मतदान हुआ है, जो पिछली बार से लगभग 5% कम है। यानी तेजस्वी यादव की सीट पर जितना मतदान बढ़ा, लगभग उतना ही मतदान सोचिए तेज प्रताप यादव की सीट पर कम हुआ। और इस बार तो दोनों भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी उतारे हैं। और तेज प्रताप यादव का कहना है कि ये चुनाव महाभारत के युद्ध की तरह है और इसमें उनका एकमात्र लक्ष्य है जीत। कि हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। तो फिलहाल अभी क्या बनना ना बनना वो 14 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन क्या बनेगा। और हम इतना लोभी नहीं है कि हमको कुर्सी पे बैठना है। आज तेज प्रताप यादव अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग मतदान केंद्रों पर भी पहुंचे और उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार की जनता इस बार उनके साथ खड़ी है। और यही दावा मैथिली ठाकुर ने भी किया, जो दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। आज इस सीट पर 58.1% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव से 0.7% ज्यादा है। पिछले चुनाव में इस सीट पर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन अब यहां से मैथिली ठाकुर के खिलाफ आरजेडी के विनोद मिश्रा मैदान में हैं और आरजेडी ने उनकी मदद से अगड़ी जाति के वोटरों को साधने की कोशिश की। लेकिन मैथिली ठाकुर को पूरा भरोसा है कि अलीनगर की जनता उन पर अपना भरोसा जताएगी। वोटर्स तो बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे तो जीत अभी से महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से लोग प्यार करे, आशीर्वाद दे रहे हैं, जहाँ से गुजर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। चुनावी अग्नि परीक्षा से पहले मैथिली ठाकुर ने अलीनगर के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने इलाके के मतदान केंद्रों का भी जायजा किया। मैथिली ठाकुर ने कहा है कि वो चुनाव जीतकर अपने विधानसभा क्षेत्र अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव वो बार बार राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या मंदिर से युवाओं को रोजगार मिल सकता है।
आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को छपरा से चुनावी मैदान में उतारा है और आज इस सीट पर भी 56.32% मतदान हुआ। पिछली बार के मुकाबले लगभग 5.5% ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि पिछले 3 चुनावों से छपरा सीट पर बीजेपी लगातार जीत रही है और इस सीट को उसका गढ़ माना जाता है। लेकिन आरजेडी को उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव इस पर छपरा में बीजेपी को हरा सकते हैं। और आज भी खेसारी लाल यादव सुबह से ही काफी सक्रिय दिखे और उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का जायजा लिया। मतदान के वक्त खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठाया और ये कहा कि क्या राम मंदिर में पढ़कर वो मास्टर और प्रोफेसर बन सकते हैं। राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। खेसारी लाल यादव लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं और इस पर बीजेपी से रोजगार को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अयोध्या के राम मंदिर पर खेसारी लाल यादव के इन बयानों से आरजेडी को नुकसान भी हो सकता है। खैर, आज के पहले चरण में मुंगेर जिले की तारापुर सीट पर भी मतदान हुआ, जहां से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर कितनी वोटिंग हुई है तो एवरेज से कम है, 58.33% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव से मामूली लगभग 3.5%, 3.3% ज्यादा है। इसके अलावा आजी मोकामा सीट पर भी वोट डाले गए, जहां से बाहुबली अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें हाल ही में दुलार चंद यादव की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया। अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जबकि आरजेडी ने इस सीट से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया है। इस बार इस सीट पर वोटिंग हुई है 62.2%। पिछली बार से जानते हैं कितना ज्यादा? 8.1%, 8% ज्यादा वोटिंग हुई है। सोचिए, मोकामा ने तो इतिहास रच दिया। वैसे आज पहले चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा जोर महिला वोटर्स का दिखा और लगभग सभी सीटों पर मतदान केंद्रों के बाहर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें नजर आई हैं। देखिए, और लगभग हर सीट पर महिला वोटर्स की अच्छी खासी संख्या देखी गई। एक तस्वीर सिवान से जो हम लेकर आ रहे हैं और रघुनाथपुर से खासतौर पर लेकर आ रहे हैं, वो है महिला वोटर्स की तादाद। बड़ी संख्या पे आपको पोलिंग स्टेशन में इस वक्त महिला वोटर्स दिखाई देंगे। सबसे दिलचस्प ये है कि जिस महिला वोटर की चर्चा लगातार बिहार में होती है, वो महिला वोटर यहाँ पर पुरुष मतदाताओं से ज्यादा उत्साह दिखाते हुए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ कतार लगा करके खड़ी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और एक नहीं 3-3 लाइनें लगी हुई है। इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों ने महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की है और ऐसे में बड़ा सवाल यही रहेगा कि जो महिलाएं मतदान केंद्रों पर पहुंची, उन्होंने किस गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। हम लोग ही तो किस्मत का फैसला कर सकते हैं ना। हम लोग का एक वोट महत्वपूर्ण रखता है। मैं विकास के मुद्दे पर वोट दी हूँ और आगे अच्छा हो, इन फ्यूचर भी अच्छा, प्लानिंग भी अच्छा हो, जो भी हो अच्छा हो। बिहार के लिए सबसे बड़ा यूथ के लिए क्या है? अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, गर्ल्स के लिए सेफ्टी है। अभी तो क्या, अभी हम लोग वोट दे रहे हैं, वादे तो कर लिए गए हैं, अब तो बाद में देखा जाता है ना वादे पूरे होते हैं या नहीं। इसमें पढ़ाई में मैंने सरकार हम लोगों को बच्चा सबको कपड़ा किताब देने के लिए पैसा वैसा भेजते हैं। उन लोग को हर चीज का साधन है, साइकिल वाइकिल सब चीज का साधन मिलता है सर। पिछले चुनावों में भी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था और तब भी महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई थीं। और आज भी ऐसा ही हुआ और इन लंबी लंबी कतारों में मुस्लिम महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी दिखी, जिनके बुर्के और हिजाब पर भी खूब विवाद है। और जो मुस्लिम महिलाएं बुर्के में वोट डालने के लिए आई, उनका बुर्का हटाकर पहले चेहरा भी देखा गया। ये सही है, जिसका जो अपना अधिकार है वही नहीं इस पे रहे, तो उसका जिसका जो है वही तो चेक कर करके कोई गलत नहीं हो रहा। तो ये क्या कहते हैं, रोका जा सकता है। इससे तो बुर्का जो चेक हो रहा है तो उससे तो रोका ही जा रहा है। चेहरा फेस जो किसी का देखा जा रहा है या चेहरा देखा जा रहा है, तो चेक जो हो रहा है तो उससे तो रोका ही ना हुआ कि वोट चोरी न हो। बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि उन्हें बुर्का हटाकर अपना चेहरा दिखाने से कोई आपत्ति नहीं है, जबकि कुछ महिलाएं इससे नाराज दिखी। दिखाने में कोई नहीं है, दिखाना जरूरी है, समझे, दिखाना भी जरूरी है। ठीक है, दिखा देंगे, औरत तो रहेगी वहाँ पे ना दिखने के लिए, तो दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब पर्दे में है तो वहाँ पे तो चेहरा ही खुलेगा ना। लोग का मुस्लिम का ये एक धर्म है,
और इस धर्म को हटाएगा तो ये गलत ना है। कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के बाहर मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी तादाद देखी गई। पहले चरण में लगभग 8 सीटें ऐसी थी जिन पर मुस्लिम वोटर्स की आबादी 15% या उससे ज्यादा है। इनमें 6 सीट पर ज्यादा मतदान हुआ और 2 सीटों पर पिछली बार के मुकाबले कम मतदान हुआ है। इनमें मुस्लिम और अगर आप देखें तो जो एम फैक्टर कहते हैं, मुस्लिम फैक्टर वाली जिस सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है वो है दरभंगा की केवटी सीट। जानते हैं इस पर पिछली बार से लगभग 5.5%, 5.7% ज्यादा मतदान हुआ और ये सीट 2020 में बीजेपी ने जीत ली थी। देखिए, मुस्लिम बहुल सीटों में ये भी होता है कई बार पर, अगर आप देखें कि मुस्लिम जो पूरे बिहार का एवरेज है 18% उससे ज्यादा हो, तो ऐसे में जो बाकी हिंदू होते हैं उनमें काउंटर कंसोलिडेशन हो जाता है और जीत उनकी हो जाती है, बीजेपी की। तो मतलब जहां मुस्लिम वोट ज्यादा है वहां पर फायदा कई बार बीजेपी ले जाती है। अब अगर अगले चरण के मतदान का विश्लेषण करें तो 5 बातें पता चलती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार बिहार के लोगों में चुनाव को लेकर बहुत उत्साह दिखा और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज सुबह से हम लोग आज तक पर ये कह रहे थे कि 100% कर दीजिए, इस बार रिकॉर्ड बना दीजिए, क्योंकि भारत में बिहार जैसे राज्य में जो राजनीतिक चेतना लोगों की है, जो जानकारी है, उसका कोई सानी नहीं है और इसीलिए बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा नहीं लिया तो क्या किया। इसीलिए देखिए, आज बिहार की जनता इतना बढ़ चढ़ कर निकले। उत्साह वोटर्स में तभी दिखता है जब उन्होंने अपनी पसंद को लेकर एक राय बनाई होती है। दूसरा, इस बार मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें दिखी और अब ये स्पष्ट है कि महिलाएं ही इन चुनावों में सबसे बड़ी किंग मेकर साबित होंगी। पिछली बार महिलाओं ने पुरुषों के बनिस्पत ज्यादा वोट किया था। आपको पता होगा कि बिहार में एनडीए की सरकार ने 1.5 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो मकर संक्रांति पर महिलाओं के खाते में वो एक मुश्त 30 हजार रुपए डालेंगे। तो महिलाओं की ये लंबी लंबी कतारें किस पार्टी की तरफ जाएंगी, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। हालांकि यहाँ आपको ये बात भी रखनी होगी आपके सामने कि बिहार में पिछले 3 विधानसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा वोट करने के लिए आती हैं। साल 2020 में 54.4% पुरुषों ने मतदान किया, महिलाओं का मतदान प्रतिशत था 59.6%। लीजिए, इसी तरह साल 2015 हो, साल 2010 हो, दोनों में महिलाओं ने पुरुषों से के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की थी और इस बार भी ये ट्रेंड बरकरार रह सकता है। यहाँ हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि पिछले चुनाव में महिलाओं का वोट प्रमुखता से नीतीश कुमार को मिला था। नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि उन्होंने महिलाओं का एक खास वोट बैंक बनाया है। कई मुद्दे माने जाते हैं कि चाहे वो पंचायत में आरक्षण हो, शराबबंदी हो, साइकिल लड़कियों को देना हो या फिर पोशाक देना हो, पोशाक जो उनकी स्कीम है, या फिर किताबें, तमाम चीज़ें मुहैया करानी हो, गर्भावस्था में क्या होता है, महिला जो वृद्ध हैं उनके लिए जो योजनाएं, बहुत सारी अनेकों योजनाएं हैं। इसीलिए माना जाता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं का एक खास वोट बैंक बनाया है। इसके पीछे उनकी कई योजनाएं हैं, जिनमें चर्चित योजनाएं हमने आपको बताई, लेकिन एक जो सबसे प्रभावी योजना रही वो है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, जिसके तहत साल 2006 में नीतीश कुमार ने स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल देने की शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। तभी से चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा हुई। वैसे एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि पिछले चुनाव में जिन 119 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले थे, उन 119 सीटों में 72 सीटें जीती एनडीए ने और महागठबंधन ने जीती 30 कम 42 सीटें। जबकि जिन 124 सीटों पर पुरुषों ने ज्यादा वोट डाले, उनमें से सबसे ज्यादा 68 सीटें पर महागठबंधन को जीत मिली और लगभग, अब सोच लीजिए कि 14-15 सीटें कम 53 सीटें एनडीए को। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पुरुष ज्यादा मतदान करते हैं वहां महागठबंधन की जीत की संभावना ज्यादा होती है और जहां महिलाएं ज्यादा मतदान करती हैं वहां एनडीए का पलड़ा साफ भारी होता है। और इस बात पहले चरण में महिलाओं की बम्पर वोटिंग से लगता है कि एनडीए के खेमे में खुशी होगी। ये कतार देखिए, पहले जो चर्चा होती है और आप भी लगातार अलग अलग जिलों में घूम रही हैं तो आपको भी मालूम है कि महिला वोटर्स की भूमिका बिहार चुनावों में कितनी रहती है। कुछ एक सवाल करते हैं,
आई हैं वोट देने, सुबह नाश्ता वास्ता बना लिया घर? नहीं बनाए हैं, जाके बनाइएगा। जाके बनाए। अच्छा, मुद्दा क्या है? विकास हुआ है या विकास होना है? बहुत कुछ हुआ है मगर बहुत होने वाला है। अमित, एक बार जल्दी से आप चलते हुए जाइए, दिखाइए कितनी लंबी कतार है। देखिए अंत तक पहुंचिए आप, चलिए एक बार चला जाए, क्योंकि वहाँ पे महिलाएं, आपको कुछ पत्ता तो अपना खोलने वाली है नहीं। देखिए एक बार चलते हुए दिखा दीजिए कितनी लंबी कतार है। जी, यहाँ से कतार शुरू होती है रघुनाथपुर का प्रतापपुर गांव, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी गांव था। आप देखिए कतार में लंबा, सबके हाथ में वोटर आईडी। मैं ये भी बता दूं, दो तरह के आईडी कार्ड्स भी लेके आए हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है सबके हाथ में, और ये कतार आगे चलती जाएगी। मदन जी हमारे साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ भी जो लाइन है वहां 2 लाइनें लगी हुई हैं महिलाओं की। अम्मा वोट डालने की पूरी तैयारी से आए हैं, सारा आईडी कार्ड वगैरह है। अमित एक सवाल आपको बताती हूँ, पूछिए का सोचा तारू, काम भइल बा कि ना, ये पूछिए काम भइल बा कि ना। ठीक है अंजना, ये भी ट्राई करते हैं फॉर्मूला। काम वाम भइल क्यों ना यहाँ? ना अभी नहीं है भाई, क्षेत्र में, गांव में। अब कहने लोग आयल हुई तो देख के गोइल हुई, अब हमनी के तो बाकी है बनी सो। देखिए कोई फॉर्मूला अपनाइए अंजना, यहाँ जो है कुछ नहीं दाल गल नहीं रही है, लेकिन आप लोग भी कुछ नहीं चलेगा। अब आप ये देखिए कि हमारे संवाददाताओं ने रिपोर्टिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर क्या देखा। इस समय बक्सर से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन आपको ये बता दें कि पूरे दिन दरअसल बक्सर से हिमांशु मिश्रा ने रिपोर्टिंग की है। उन्होंने कतारें देखी है, पोलिंग बूथ के बाहर वो मौजूद थे, अब वो पटना लौट गए हैं। ऐसे ही मौसमी सिंह आज दिन भर तैनात रही सारण में, अब वो भी पटना लौटी हैं। मोकामा में रहे शशि भूषण, फिर लखीसराय पहुंचे तो शशि भूषण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना से गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और सुजीत झा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने मतदान केंद्रों पर किसका माहौल देखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं चलना चाहती हूँ इस वक्त अपने सहयोगी शशि भूषण के पास। शशि, देखिए मोकामा हॉट सीट, पटना की वो सीट, अनंत सिंह पूरा एक बवाली कटा हुआ था, लेकिन आज तो पटना की जनता ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, बिहार की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहली बार 60% के पार, तो 5 बजे ही आंकड़ा हो गया था, 6 बजे फिर उसके भी आगे निकल गया। कुल मिलाकर देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछली बार 119 सीटों पर औरतों ने ज्यादा वोट किया था, ज्यादा सीटें उसमें से गई सीधा एनडीए को। पिछली बार पुरुषों ने जिन सीटों पर 123 सीटों पर ज्यादा वोट किया था, उनमें ज्यादा सीट गई महागठबंधन को। आपने आज मौके पर क्या देखा? क्या महिलाओं की कतारें ज्यादा लंबी थी, और ये क्या संकेत दे रहा है आपकी नजर? बिल्कुल कतारें लंबी थी, और 2010 में भी हमने इसी तरह की कतारें देखी थी। उस वक्त जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उम्मीद नहीं थी कि एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिलेगा। लेकिन एक सच्चाई ये है जना कि बिहार में जो महिला वोट बैंक, जिसको दूसरे राज्यों में भी अब तरजीह मिलने लगी है, उसकी चर्चा होने लगी है, उसका एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने किया 2005 में शासन में आने के बाद, और 2010 तक आते आते उन्होंने इस वोट बैंक को धीरे धीरे खड़ा किया। ठीक है, आज लोगों को ये लग सकता है कि 10,000 रुपये की राशि मिल रही है, कैश बेनिफिट मिल रहा है, योजनाएं दूसरी मिल रही है, लेकिन इसके पहले भी जो राशियां मिलती थी अलग अलग मदों में, वो बिहार में उन महिलाओं के पास जाती थी। मसलन मैं 1-2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जो छात्राओं को प्रोत्साहन राशि जो मिलती है, बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना, तो ये तमाम योजनाएं जो बेटियों को मिलती हैं या घर के बच्चों को मिलती हैं, इस पैसे पे घर की महिलाओं का ही अधिकार होता है, ये बहुत क्लियर है। अच्छा, जल्दी से रोहित आपके पास आते हुए, रोहित, मेरा सवाल यह है कि ठीक है, बहुत सारी, मतलब अगर आप शुरू कीजिए तो औरतों के पक्ष में एक नहीं अनेकों फैसले, पंचायत में आरक्षण से शुरुआत, उसके बाद से शराबबंदी, लड़कियों को साइकिल, ये पोशाक देना, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन गेम चेंजर 10,000 वाले को इसलिए माना जा रहा है कि मैं खुद घूमी हूँ, दरभंगा से लेकर शुरुआत हुई थी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, भागलपुर, मतलब जमुई, हर जगह औरतें मिल रही हैं। और किसी को माइक लगा दीजिए, मिला है, पैसा मिला है, क्या किए हैं, मशीन खरीदे, सिलाई का, गैया, बाछी, बकरी। 1,51,00,000 औरतें, अगर 3-3.5 करोड़ में से उनको आपने दे दिया है, तो क्या इसका असर दिख रहा है? और आज के वोटर टर्नआउट का आपकी क्या रीडिंग है रोहित?
अंजना देखिए, इसको अगर मैं एक शब्द में बोलूं, ये जो 10,000 रुपये का कैश ट्रांसफ़र कराया गया था चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान भी जो एक स्कीम के तहत जो किया जा रहा है, तो ये एक साइलेंट इंजेक्शन जो है वो हो सकता है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये बहुत ही साइलेंटली काम करता है। क्योंकि देखिए, जब आपके अकाउंट में जब कुछ पैसे आते हैं सरकार की तरफ से, किसी स्कीम के ज़रिए पैसा आता है, तो जाहिर सी बात होगी खासकर महिलाओं के अकाउंट में अगर पैसा आता है तो महिलाएं उसको लेकर कुछ बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करती हैं। उनको पता चलता है घर उनको चलाना होता है। तो ये जो राशि की मदद उनको सरकार से अगर मिलती है तो इसे हम लोग साइलेंट इंजेक्शन कहते हैं, कि जो दिखता नहीं है इसका असर, लेकिन जब वो उसका असर होता ज़रूर है, और वही आज होता हुआ नज़र आ रहा है। जब सुबह महिलाएं अगर खड़ी हैं सुबह से 7 बजे से लंबी लंबी कतारों में, तो वो आखिर निकली हैं तो किसके लिए निकली हैं? हिमांशु आपके पास आ रहे हैं जल्दी से। हिमांशु, आपने मतलब बक्सर में आसपास से तमाम इलाके देखे, कई जगहों पर पोलिंग बूथ्स पर आप लोग गए, आपने क्या देखा है? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है आज? और अगर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है इस बार 60% और महिलाओं की कतारें लंबी हैं, आपने क्या देखा और क्या समझ रहे हैं? देखिए महिलाओं की कतारें लंबी थी। महिलाएं सुबह वोट करने आई, एक बार लगा 10 साढ़े 10 के करीब कि अब महिलाएं नहीं आएंगी, लेकिन 12-1 बजे के बाद फिर से महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिली पुरुषों के वनस्पत। लेकिन एक चीज को अंजना हम सब ने देखा है कि जो जिस तरीके से कैश दिया जाता है या कैश देने की बात की जाती है, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का क्या इम्पैक्ट हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो 2013 में 108 सीटें जीती तो वो 165 सीट जीतती है। महाराष्ट्र में जो है लाड़की बहना या मैया योजना या नारी वंदन राजस्थान में कैसे इम्पैक्ट किया, तो और साथ ही साथ हरियाणा में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। झारखंड में भी जो है हमें मैया योजना का इम्पैक्ट देखने को मिला। तो जिस सरकार ने जब पैसा दिया है उसका फायदा उस सरकार को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए दिए हैं उसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। मौसमी, लेकिन आप सारण में मौजूद थी, दिन भर आप भी लाइव रही हमारे साथ, और आपने बताया कि आपको वहां पर पुरुषों की कतारें ज्यादा लंबी दिख रही थी। आपकी क्या रीडिंग है? क्योंकि कई इलाके, जैसा रोहित भी बता रहे हैं, कई इलाके यहाँ पर हैं जहाँ पर महागठबंधन का भी दबदबा दिखा है। पुरुष जहाँ ज्यादा वोट डालते हैं वहां पर महागठबंधन की जीत होती है, आंकड़े बता रहे हैं पिछले बार के। जी बिल्कुल, देखिए सारण में पिछली बार महागठबंधन ने अच्छा किया था, और अगर आप पूरा वो भोजपुरी इलाका देखें तो लगभग 37 सीट्स आई थी अंजना 67 में से उस पूरे इलाके में। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वोटर्स में जो पुरुषों की लाइन थी वो ज़्यादा भारी भरकम थी। बहुत ज़्यादा भारी तादाद में कहीं मुझे बहुत लंबी लाइनें देखने को नहीं मिली। शायद इस वजह से भी क्योंकि सुबह से लेके शाम तक वोटर्स जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। ऐसा कोई खराब मौसम था नहीं कि दिन में बहुत गर्मी हो, तो दिन में भी वोटर जो है लगातार आते रहे और शाम में भी आए। सुबह भी पुरुष वोटर ज्यादा आए, 9 बजे के बाद महिला वोटर्स की संख्या हमने देखी कि कतारें लगी हुई थी, पर उनकी कतारें पुरुष वोटर्स के मुकाबले काफी कम थी। मुझे भी कई लोग मिले मौसमी रास्ते में जो बार बार कहते हैं कि अभी तो ड्रॉ चल रहा है, अभी तो ड्रॉ चल रहा है। देखते हैं टक्कर में लेकिन कौन जो अब 11 को वोटिंग होनी है उसमें बाजी मार ले जाता है। 121 सीटों पर है, और वाकई अगर गृहमंत्री अमित शाह, सुजीत झा, जैसा कि हम मुझे इंटरव्यू में कह रहे थे कि 160 सीट हम जीतेंगे, उसमें तो आपको 80 के आसपास लाना होगा। पिछली बार उनकी 59 सीटें इसमें आई थी, 121 सीटें जहां वोटिंग हो रही है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। आप पिछली बार जब मुझे टीवी पर मिले लाइव तो आप पटना वुमेन्स कॉलेज से लाइव कर रहे थे, आपकी क्या रीडिंग थी? आप भी महिलाओं की कतारें दिखा रहे थे। पटना का जो शहरी इलाका है उसमें तो ये बीजेपी का गढ़ रहा है हमेशा से, इसमें कोई महिला और पुरुष का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मैंने बातचीत की है पूरे बिहार में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज एक बढ़ा है। इसको लेकर काफ़ी हंगामा है कि भाई ये बदलाव के लिए है क्या, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं कि बदलाव के लिए ही ज़्यादा वोटिंग होती है, एग्रेसिव वोटिंग होती है। लेकिन हमने जो बातचीत की तो पॉकेट वाइज ये बात समझ में आई कि हर एक पॉकेट में अलग अलग मतलब ये है। जैसे कि सारण के जो 3 जिले हैं, जैसे छपरा हो गया, गोपालगंज, सिवान, इसमें बदलाव के लिए
वहाँ के लोगों ने ये किया कि इसको मतलब सरकार को बदलना चाहिए, तो आपको दिखेगा कि वहाँ वोटिंग परसेंटेज भी कुछ ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे कि गोपालगंज में बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है इस बार। हाँ। उसी तरह से बेगूसराय का एक इलाका है, हाँ, वहाँ भी वोटिंग ज़्यादा हुई है। वहाँ भी इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बेगूसराय का भी एक इलाका जहाँ पर ज्यादा वोटिंग हुई है। गौरव, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, आपने जो देखा बूथ पर जाकर या वोटर्स को देखकर, गौरव आप क्या समझे? हाँ 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 देखिए, मोकामा के जिस क्षेत्र में हम लोग थे और खासतौर पर जहां पर ये था कि ये बाहुबलियों का गढ़ है, तो उम्मीद वहां पर ये थी कि हो सकता है वोटर परसेंटेज कम होगी। लेकिन मेरी कई उन महिलाओं से बात हुई जिनमें 18 साल की पहली बार वोट डालने वाली महिलाएं भी थी, और वो महिलाएं भी थी जिनको 2007 में पहली बार साइकिल मिली थी, और अब वो दोबारा वोट डालने आई थी जब उनको 10,000 रुपए भी मिल चुके थे, और वो ये कह रहे थे कि ये सुरक्षा और विकास दोनों के लिए उनका वोट है। लेकिन ये तो कुछ ऐसे गढ़ थे जहां पर जेडीयू का पलड़ा, अगर लोग कहते हैं कि भारी रहता है तो भारी रहता है, लेकिन जब दोनों ही जगह भूमिहार इलाके और कैंडिडेट्स हो, वहां पर जब आप भीड़ देखते हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी, और कुछ लोग वो कह रहे थे कि सुरक्षा के नाम पर उनका वोट जा रहा है, इज्जत के नाम पर उनका वोट जा रहा है। और जो गांव के इलाके थे, टाल का जो इलाका था, वहां बड़ी संख्या में जो महिलाएं आई थी, उनका वोट बहुत दिलचस्प था, क्योंकि वो सब सुरक्षा के नाम पर और जॉब्स और बच्चों की नौकरी के नाम पर वोट दे रहे थे। तो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग इलाके में यहाँ पर मोकामा और आसपास वोट पड़ रहा था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चुनाव है, क्योंकि आमतौर पर अब ये कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी तो रही ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी वोट भी जब ज्यादा वोट पड़ता है वो है। लेकिन क्या ऐसा असल में है, ये तो 14 को ही पता चलेगा। अंजना, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज के वोटिंग परसेंटेज को समझाने में दर्शकों के सामने कि कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि अभी से घरों में, ड्राइंग रूम में बैठकर चर्चा की शुरुआत हो चुकी होगी कि कौन बाजी मारने वाला है, किसकी सरकार। वोटिंग इतना बड़ा, भाई 5% का इजाफा कोई मामूली इजाफा तो होता नहीं, तो लोग गैस कर रहे हैं कि किसको इससे फायदा होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपको प्रधानमंत्री मोदी और भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाली महिला खिलाड़ियों की बातचीत दिखाते हैं, जिसका वीडियो आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मेरे को अच्छा लगता है सर जब मेरे आसपास, और इसमें भी जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है हरलीन कौर का एक सवाल, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ये पूछा कि उनके चेहरे पर इतनी चमक और ग्लो का कारण क्या है। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछनी है, आप बहुत ग्लो करते हो सर। हरलीन कौर के इस सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी हंसते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने कभी इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं कि इस चमक के पीछे भारत के लोगों के आशीर्वाद का प्रभाव हो सकता है। इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की चमक को लेकर उनसे ये सवाल पूछा गया है। और ये बात साल 2020 की है। तब एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कई साल पहले भी उनसे एक व्यक्ति ने यही सवाल पूछा था कि उनके चेहरे पर इतनी चमक कैसे रहती है, और तब उन्होंने कहा था कि इस चमक के पीछे उनकी मेहनत, उनका पसीना है। सुनिए। मुझे एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है, तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूं और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूं, इसलिए चमक जाता है। खैर, वापस से इस मुलाकात पर लौटते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने दीप्ति शर्मा से उनके टैटू के बारे में बात की। कोई बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन और ये टैटू भगवान हनुमान का है, जिसे दीप्ति शर्मा ने अपने हाथ पर गुदवाया हुआ है। आप ये टैटू लगा कर कहीं घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? वो भी दीप्ति शर्मा ने कहा कि भगवान हनुमान उन्हें हर कठिनाई से निकालने में मदद करते हैं। जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं, तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों को जीत की बधाई भी दी और उन्हें खाने के लिए अपने हाथ से लड्डू भी दिए। महिला खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि जब 2017 में वो वर्ल्ड कप हार गई थीं, तब भी प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले थे और उनका हौसला बढ़ाया था। और ये प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है
प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनसे जुड़े रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और कई खिलाड़ी तो उसके बाद बता भी रही थी कि हमें एहसास ही नहीं था कि प्रधानमंत्री हमको इस तरह से हमारे बारे में जानते हैं, फॉलो करते हैं। देखिए, चाहे ओलंपिक खेल की बात हो, क्रिकेट की बात हो, परीक्षा पे चर्चा हो, चंद्रयान मिशन के दौरान पूर्व इसरो चीफ के सिवन का हौसला बढ़ाना हो, प्रधानमंत्री मोदी हर बार एक अभिभावक की भूमिका में नजर आए। और उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो देश के लोगों को बताते हैं कि यही लोग भारत के असली ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनसे ही हमारा देश महान होगा, नाम रोशन होगा। और इस बार भी महिला खिलाड़ियों से मुलाकात करके उन्होंने ये बताया कि अगर ये लड़कियां भारत का मान बढ़ा सकती हैं तो देश की बाकी लड़कियां भी ऐसा कर सकती हैं। पूरा देश देख रहा है और गर्व कर रहा है। मैं तो आप लोगों को सुनना चाहता हूँ, आपके अनुभव। मेरे को लगा नहीं आपसे बात हो। इस मुलाकात में महिला खिलाड़ी अरुंधति रेड्डी ने ये कहा कि उनकी मां प्रधानमंत्री मोदी को अपना हीरो मानती है। पहले मेरे को मेरी मम्मी की मैसेज देनी थी आपको, मेरे को लगा नहीं आपसे बात हो गई, पर उन्होंने बोला कि आप उनके हीरो हो। अभी तक 4-5 बार उनका कॉल आ गया कि आप मेरे हीरो से कब मिल रही है, मेरे हीरो से कब मिल रही है। महिला खिलाड़ियों की बातों पर कोच अमोल मजूमदार ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इनकी इन्हीं बातों ने उनके बाल 2 साल में सफेद कर दिए हैं। सर, आपने देखा सवाल कैसे आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। 2 साल हो गए इनका हेड कोच बना हूँ, बाल सफेद हो गए मेरे। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों से उनके प्रदर्शन और उनके पीछे की कहानियों के बारे में बात की। शिफाली, आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? हाँ जी सर, वहाँ से पहलवानी और कबड्डी बहुत ज़्यादा निकलती है, बट आई थिंक मेरे पापा का बहुत ज़्यादा हाथ रहा, क्योंकि उनको नहीं, पहले कभी अखाड़े वाला खेल नहीं खेला? कभी नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा। महिला खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत का ये वीडियो अब पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। बच्चों का यही हाल मैं वर्तमान में जीता हूँ। और इस वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी इन वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों से प्रेरणा ले रहे हैं और हमें लगता है कि इस टीम ने जो किया है वो एक टर्निंग पॉइंट है, एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और अब भविष्य में आप ऐसी कई महिला खिलाड़ियों को इस देश में भारत के लिए खेलते हुए क्रिकेट के मैदान में भी देखेंगे। एक वक्त पर पीटी उषा के जरिए चर्चा होती थी कि पूरे देश में कैसे महिलाओं के लिए मौके आए, और अब जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व विजेता बनकर दिखाया है, हौसला हर लड़की का हर घर में बढ़ा है। अब वक्त विजुअल स्टोरीज का है। आज बिहार में पहले चरण के मतदान के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हो गया। विजय सिन्हा ने गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंकने का आरोप लगाया और इसके बाद वो लखीसराय के एसपी पर भड़क उठे। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं उनकी गाड़ी पर चप्पल और गोबर फेंका गया। विजय सिन्हा ने इसका आरोप आरजेडी के लोगों पर लगाया और कहा कि गाड़ी पर पथराव भी हुआ है। ये घटना लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 404 और 405 के पास की है। जब विजय सिन्हा खोरियारी गांव में प्रवेश कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनकी कार को घेर लिया और चप्पल और गोबर फेंकने के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाए। नाराज विजय सिन्हा ने जिले के एसपी को कायर और कमजोर बताया और कहा कि ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है। गोवा में 2 दुकानों के साइन बोर्ड पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लिखने की वजह से हंगामा हो गया और इसके बाद पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर गोवा में पाकिस्तान के समर्थक कहां से आ गए। गोवा में 2 अलग अलग दुकानों के साइन बोर्ड पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए। इसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 9 लोगों को हिरासत में ले लिया। इनमें दोनों दुकानों के मालिक और एलईडी साइन बोर्ड पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वाले आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने इस हेयर कटिंग सलून और विस्कीपीडिया के एलईडी बोर्ड भी काट दिए और मालिकों पर भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा वो यूपी, बिहार, दिल्ली और कर्नाटक के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बाइक और कार के बीच टक्कर हुई, जिसमें रॉन्ग साइड जा रहा बाइक सवार कार की टक्कर में
हवा में 5 फीट ऊपर उछल गया। ये खबर हम आपको इसीलिए आज दिखा रहे हैं ताकि आप भी समझिए, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में रॉन्ग साइड जो लोग ले लेते हैं उनको ये वीडियो आज जरूर देखना चाहिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। ये एक्सीडेंट खंडवा में एक तिराहे पर हुआ जब एक कार सीधी जा रही थी और एक बाइक सवार व्यक्ति टी पॉइंट की तरफ आ रहा था, लेकिन बाइक चला रहा व्यक्ति बिना देखे उल्टी दिशा में मुड़ गया और उधर से आ रही कार से टकरा गया। इस टक्कर के बाद ये व्यक्ति हवा में उछल गया। ये एक्सीडेंट तमाम लोगों के लिए सबक है जो ऐसी जगहों पर अंधाधुंध वाहन चलाते हैं। बाइक चला रहे व्यक्ति ने हेलमेट भी नहीं पहना था और उल्टी दिशा में बिना रुके और बिना देखे मुड़ गया। कार चला रहे व्यक्ति को ये उम्मीद भी नहीं होगी कि इस तरह सामने से अचानक कोई आ जाएगा। अब ये देखिए कि ब्रिटेन में हर साल 5 नवंबर को बॉनफायर नाइट मनाई जाती है, लेकिन इस बार ब्रिटेन के कई शहरों में बॉनफायर नाइट अराजकता की रात बन गई और कई प्रवासियों ने ब्रिटेन के कई शहरों को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। ब्रिटेन में 5 नवंबर को बॉनफायर नाइट होती है, जिसमें पारंपरिक रूप से अलाव जलाकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया जाता है। लेकिन इस बार ये जश्न कई शहरों में उपद्रव में बदल गया, जब एक योजना के तहत कई प्रवाही गिरोहों ने बवाल, हिंसा और हंगामा किया। पुलिस के मुताबिक कई शहरों में नकाब पहने प्रवासी युवाओं ने पुलिस पर पत्थर फेंके, गाड़ियों में आग लगाई और आतिशबाजी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। लंदन में सैकड़ों नकाबपोश व्यक्तियों ने पुलिस पर आतिशबाजी दागी, पत्थर फेंके और कचरा पेटियों में आग लगा दी। लिवरपूल में भी पुलिस वाहनों पर हमला किया गया और आतिशबाजी से विस्फोट किए गए। मैनचेस्टर और बर्मिंघम में भीड़ ने सड़कें ब्लॉक कर दी, दुकानों में लूटपाट की और पुलिस से भी झड़प हुई। पुलिस ने इन हमलों को सुनियोजित बताया है, जिसके लिए सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाया गया। पुलिस ने इसके लिए जिम्मेदार तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर इतने आसक्त हो सकते हैं कि वो हर दिन इससे जुड़ा बयान देना चाहते हैं, चाहे उसका कोई मतलब हो या कोई मतलब ना हो। युद्ध में कितने फाइटर जेट गिरे, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने नया बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में 8 फाइटर जेट्स क्रैश हुए थे। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से भारत के फाइटर जेट्स गिरा रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक वो बयानों से ही भारत की 100-150 फाइटर जेट्स तो गिरा ही देंगे। इससे पहले कुछ और नंबर बोलते थे, अब कुछ और बोल रहे हैं। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोलेंगे ये शायद उन्हें खुद ही पता नहीं होता। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद वो हर बार नया आंकड़ा लेकर आ जाते हैं। मई में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जो करीब 4 दिन चला था। जुलाई में ट्रंप ने दावा किया कि इस युद्ध में 5 फाइटर जेट गिरे थे। अगस्त में उन्होंने दावा किया कि 7 फाइटर जेट गिरे थे, लेकिन अब नवंबर आते आते 8 फाइटर जेट गिरे थे। मतलब यह है कि साल 2029 तक ट्रंप सैकड़ों फाइटर जेट्स गिरा चुके होंगे और इन्हीं बयानों में उन्हें कई देशों में मजाक का पात्र बना दिया है। खुद उनके देश में उनके बयानों, उनके कामकाज को लेकर लोगों में अविश्वास ही फैल रहा है। लोग उनके काम से असंतुष्ट हैं। द एसोसिएटेड प्रेस और NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के सर्वे में ये डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जारी की गई है। इस साल जनवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला था, तब से अब तक डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता काफी कम हो गई है। जनवरी 2025 में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 52% थी, 52%, 52%। लेकिन नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 42% हो गई, यानी 10% की गिरावट आ गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप देखिए तो CNN SRSS ने भी डोनाल्ड ट्रंप अप्रूवल रेटिंग्स जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इस साल फरवरी में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 48% थी, नवंबर आते आते गिरकर 37% पर आ गई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के पहले साल की अप्रूवल रेटिंग जो बाइडेन से भी नीचे है। CNN SRSS के मुताबिक जो बाइडेन के पहले साल के कार्यकाल में उनकी अप्रूवल रेटिंग 48% थी, यानी ट्रंप की तुलना में, अगर आप देखिए उस वक्त की तुलना में ट्रंप की जो रेटिंग्स है वो 11% ज़्यादा थी। डोनाल्ड ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग गिरने का मतलब क्या है? वो ये कि लोगों का उन पर से भरोसा कम होता जा रहा है। वजह क्या है? कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी अचानक कोई और कदम उठा लेते हैं, कभी कुछ और कदम उठा लेते हैं। लोग उनके काम, उनके बयानों से संतुष्ट नहीं है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि पिछले 1 साल में अमेरिका में महंगाई भी तेजी से बढ़ी है और इसके जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप ही हैं।
द वॉशिंगटन पोस्ट और एबीसी न्यूज ने इप्सॉस के साथ मिलकर महंगाई के मुद्दे पर एक बड़ा ओपिनियन पोल करवाया। इसमें लोगों से पूछा गया कि क्या रोजमर्रा की चीजों पर उनका खर्च बढ़ गया है, यानी महंगाई बढ़ी है। 71% अमेरिकी नागरिकों ने बताया कि राशन महंगा हो गया है। 59% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि घर में इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजें महंगी हो गई हैं। 43% लोगों ने कहा कि मेडिकल सेवाएं महंगी हो गई हैं। 39% लोगों ने कहा कि घर खरीदना महंगा हो गया है। कुल मिलाकर लोगों का ये कहना है कि अमेरिका में पिछले 1 साल में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ गई है और इसी वजह से इस ओपिनियन पोल में यह भी पूछा गया था कि महंगाई के लिए क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार मानते हैं। जानते हैं कितने लोगों ने कहा? 59% लोगों ने माना कि महंगाई के लिए ट्रंप ही जिम्मेदार हैं। 59% सावधान रहें, कुछ लोग उड़ती पतंगों जैसे चालाक होते हैं जो गले लगकर भी गला काट देते हैं। नमस्कार।